हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर और हम लोग कंटिन्यू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। ये मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोकियोमेट्री पार्ट 2। और जो बेसिकली डिस्कशन हमें करना है इसमें यह है परसेंटेज यील्ड। तो आप इसको बहुत ध्यान सुनना बच्चों, इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं नहीं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा और स्कूल में भी कभी कभी आते हैं। तो देखिए परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है। जैसे सपोज करो आप कोई रिएक्शन कराते हो, तो आप पहले उस रिएक्शन का इक्वेशन लिखते हो। जैसे सपोज C+O2 गिव्स CO2। तो जब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हम क्लोरीन और कितना अमाउंट ऑक्सीजन लेंगे और इसके करॉस्पॉन्डिंग कितना CO2 बनेगा। जैसे सपोज करिए 12 ग्राम आपने 12 ग्राम कार्बन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिला दिया। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको 44 ग्राम CO2 मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअली में आप डिटेक्ट करोगे, रिएक्शन कराने के बाद चेक करोगे कि CO2 बना कितना। तो अब आपने उसको वे किया तो मान लो 44 मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका परसेंटेज 100% है। जितना मिलना चाहिए था और उतना ही मिला तो वो 100% है। अब जब सपोज करो नहीं, उतना नहीं मिला, आपको 22 ग्राम मिल गया, तो मिलना चाहिए था कितना 44 ग्राम, मिला कितना 22 ग्राम। जो 22 ग्राम है ये आपका एक्सपेरिमेंटल है जिसको आप एक्चुअल यील्ड कहोगे। और जो मिलने वाला था आपको, जो आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर रहे थे कितना हमें मिलेगा, दैट वाज थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर दीजिए और इनटू 100 तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज यील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा एक बार देख लीजिए बच्चों कि परसेंटेज यील्ड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिंपल है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है, देखिए, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अगेन एक्चुअल यील्ड क्या, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब आप निकालोगे वो एक्चुअल यील्ड होगा। और इक्वेशन से, बैलेंस इक्वेशन से जो निकालोगे वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड होगा। दोनों का रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बच्चों व्हाट, परसेंटेज यील्ड। एज फॉर एग्जांपल 12 ग्राम आपने क्या लिया कार्बन, इसका रिएक्शन कराया 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से। कहा गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 22 ग्राम ऑफ CO2 ओनली। तो कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। तो आप बताइए कि परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहले तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। C+O2 गिव्स CO2। 12 ग्राम के लिए आपने 32 ग्राम लिया तो 44 ग्राम आपको मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस इक्वेशन। आपको 44 ग्राम का मतलब 1 मोल CO2 मिलना चाहिए था, ये थ्योरेटिकल कहता है, थ्योरी कहता है। लेकिन आपको मिला कितना 22 ग्राम। तो 22 अपॉन 44 इंटू 100, दैट मीन्स कि आपको 50% यील्ड मिला रिएक्शन कराने पे। चूंकि कोई भी चीज़ 100% तो पॉसिबल नहीं है। जब आपने रिएक्शन कराया या इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया तो आपने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया था उसका 50% ही आपको प्रोडक्ट में मिला। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो आप इसे कहते हो परसेंटेज यील्ड। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इससे क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। अब आइए फिर से एक क्वेश्चन आपके पास है कि A+B गिव्स AB। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमने लिखा बच्चों, A+B गिव्स AB। अब इनिशियली 1 मोल ऑफ ईच A एंड B, इनिशियली आपने क्या किया, 1 मोल ईच ऑफ A एंड B आर टेकन एंड 0.75 मोल ऑफ AB इज ऑब्टेन्ड। तो कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ AB। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन क्या कहता है आपको, अगर आप ये 1 मोल लेंगे, ये भी 1 मोल लेंगे तो जो बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा। तो ये हो गया आपका TY। TY का मतलब थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, और एक्चुअल यील्ड कितना मिला आपको 0.75। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, 0.75 अपॉन 1 इंटू 100। पॉइंट हटाइए, 0 0 कैंसिल, आपको मिला 75%। इसका मतलब
75% आपको परसेंटेज यील्ड मिलेगा इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को परसेंटेज यील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मास ऑफ P4O10? व्हाट इज द मास ऑफ P4O10 was obtained when 1-2 ग्राम, देखिए ध्यान से, 1-4 ग्राम ऑफ व्हाइट फास्फोरस जिसको P4 कहते हो रिएक्ट्स विथ 1.92 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो अगर आप P4O10 लेते हो, देखिए अगर आप क्या करते हैं P4O10 बनाते हो, ठीक है, और इसके लिए आप क्या लेते हो व्हाइट फास्फोरस एंड ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हो, आपको मिलता क्या है P4O10 मिलता है बच्चों। कहा गया कि व्हाट इज द मास ऑफ P4O10 वाज ऑब्टेन्ड व्हेन इतना ग्राम, मतलब P4 आप लेंगे 1.24 ग्राम एंड ऑक्सीजन लेंगे 1.92 ग्राम, तो ये कितना मिलेगा। ये तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आप देखो ध्यान से, P4 आपने क्या लिया है 1 मोल, थ्योरी कह रहा है, और ऑक्सीजन कितना 5 मोल, P4 कितना मिलेगा आपको 1 मोल। अब चेक करते हैं, इसका मोल फाइंड करते हैं, गिवन वेट है 1.24 अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास इसका 124 होता है, सॉल्व करेंगे 0.01 मोल मिलेगा बच्चों, P4 का आ गया, और मोल्स ऑफ O2 फाइंड करेंगे तो 1.92 अपॉन 32, सॉल्व किया तो 0.06 आया। अब इन दोनों के मोल्स गिवन है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में बच्चों कि अगर दोनों के मोल्स गिवन हो, इसका मतलब यहाँ पे ये मैटर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब आपको पहले ये पता करना होगा कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट विल डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए 1 मोल के लिए 5 चाहिए, तो 0.01 के लिए 0.05 चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा है, तो जितना चाहिए था, जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ये एक्सेस रिएजेंट है और ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बच्चे, ये LR बना और ये ER बना। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ये 1 मोल अगर है बच्चों, तो स्टोइचियोमेट्री से ये भी 1 मोल है, तो अगर ये 0.01 मोल है तो ये भी 0.01 मोल बनेगा, और इसका मोलर मास कितना होता है 284। तो अगर आप इस 0.01 मोल को 284 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ऑफ आपको मिल जाएगा क्या P4O10, तो 2.84 ग्राम आपको मास मिल गया। समझ रहे हैं, लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया है वो थ्योरेटिकली सॉल्व किया है, हमने प्रैक्टिकली इसका नहीं देखा कि हमें कितना एक्चुअली में कितना मिला, ये हमने नहीं देखा, ये थ्योरेटिकली आपसे पूछा गया और थ्योरेटिकली आप बताओगे कि इतना मिलेगा। भाई आपको मिलेगा, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मास ऑफ P4O10 वाज ऑब्टेन्ड व्हेन 1-4 ग्राम ऑफ P4 रिएक्ट्स विथ 1.92 ग्राम ऑफ O2। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, मोल गिवन था, वेट गिवन था, मोल में चेंज करके, और उस लिमिटिंग रिएजेंट से हमने पता कर लिया कि अमाउंट कितना बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे करेंगे हम लोग। देखिए इसी में कहा गया ऑन द एबव प्रॉब्लम ओनली 1.42 ग्राम ऑफ P4O10 इज ऑब्टेन्ड, देन कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आपको कहा गया था कितना मिलेगा, तो आपने रिएक्शन कराया, ये मिला दिया 1.24 1.92 ग्राम, मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको वे किया, तो वे करने के बाद आपको मिला 1.42 ग्राम, मिलना चाहिए था कुछ और, मिला कुछ और, तो मिलना चाहिए था आपको 2.84 ग्राम, मिल रहा है कितना 1.2। इसका मतलब ये आपका एक्चुअल बना भी एक्चुअल यील्ड है, और ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, दैट मीन्स कि आपको 50% यील्ड मिलेगा इसमें। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट इसका बताया गया है उसमें आपको कहा गया कि ये 50% यील्ड मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए कहा गया बच्चों क्या कि अगर 2.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
on treatment with excess of hydrochloric acid produces 0.88 gram of CO2. What is percentage purity of the sample? तो देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या आ गया कि अगर आपने 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो और ये कंफर्म है कि इसमें इम्प्योरिटी है, मतलब प्योर नहीं है, और इसका रिएक्शन करा देंगे आप HCl से, एक्सेस में लेकर, जब HCl से रिएक्शन कराएंगे आप तो आपको मिलेगा 0.88 ग्राम ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा गया कि आप बताइए परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, जो आपने सैंपल एक्चुअली में लिया था वो कितना परसेंट आपका प्योर था, 20%, 30%, 40%, 50%, कितना परसेंट? तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इसका बैलेंस इक्वेशन लिखिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से रिएक्शन कराओगे तो CaCl2 प्लस इसका एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएगा, बना क्या, और लास्ट में CO2 बना। तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये देख रहे हो आप, 1 मोल अगर आप लेते हो कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये इक्वेशन आपको कह रहा है। देखिए बच्चे, तो दैट मीन्स कि टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2, 1 मोल CO2 का मतलब होता है बच्चे 44 ग्राम। तो टू प्रोड्यूस 1 मोल CO2 वी नीड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम क्यों? क्योंकि इनका मोलर मास 100 होता है। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 है तो 48। सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 100। तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेना होगा कितना, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और 1 ग्राम के लिए 100/44, इसीलिए 0.88 ग्राम जो आपने लिया है बच्चों, तो इसके लिए प्रोड्यूस करेंगे आप तो आपको मिलेगा कितना, 100/44 इंटू 0.88, दैट इज 2 ग्राम्स। आपको 2 ग्राम मिलेगा नहीं। तो अब आपको यह पता करना है कि प्योर कितना है। तो 2 ग्राम मिला, टोटल कितना था 2.5। देखिए आपने 2.5 लिया था भाई, आपने 2.5 लिया था, लेकिन मिला कितना, हमें 44 ग्राम या 0.88 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 2 ग्राम की आवश्यकता थी। इसका मतलब जो 0.5 है वो एक्सेस में था, और वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बल्कि कुछ और होगा इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। तो 2/2.5 इंटू 100, 80%। इसका मतलब आपके पास जो सैंपल था 2.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो 80% प्योर था, 20% उसमें कुछ और मिला हुआ था। दैट मीन्स कि वो 20% इम्प्योरिटी उसमें मिली हुई थी। अब आइए, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन हीटिंग 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको हमने 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट दिया और प्रोड्यूस कर रहा है 1.76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, या कितना आपने लिया होगा इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए? तो फिर से समझिए बच्चे, कहा गया कि अगर आप हीट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट को तो आपको 1.76 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है, जबकि आपका कैल्शियम कार्बोनेट 80% प्योर है। तो बताइए कितना ग्राम को हम हीट करें कि हमें 1.76 ग्राम CO2 मिले? तो आप देखिए बच्चे, अगर आप 44 ग्राम, ध्यान सुनिए, अगर आप 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और हीट कर दीजिए इसको। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना, 100/44, इसीलिए 1.76 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना चाहिए? नहीं, तो 100/44 इंटू 1.76, तो यहाँ से 4 ग्राम आपको चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये कि अगर आप 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तब जाकर 80% प्योरिटी में आपको 1.76 ग्राम मिलेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चे आपका? 4 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो 4 ग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो सिर्फ 80% प्योर होगा तब आपको मिलेगा। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। PCl5 रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड
and hydrochloric acid according to the following reaction। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा परेशानी होती है। तो PCl5 का रिएक्शन कराया आपने वाटर से और आपने बनाया क्या, फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4, और साथ में HCl भी मिला। और इक्वेशन ये आपका कि PCl5 + 4H2O प्रोड्यूसेस फॉस्फोरिक एसिड एंड 5HCl। अब कहा गया कि 0.4 मोल्स of PCl5 combines with 1.8 moles of water। अगर आपने 0.4 मोल्स PCl5 को कंबाइन किया with 1.8 moles of water, then find। तो आप बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, मास ऑफ HCl एंड H3PO4 क्या प्रोड्यूस होगा, और अगर मास ऑफ HCl ऑब्टेन्ड कितना है 65.7 ग्राम, देन फाइंड परसेंटेज यील्ड। तो अल्टीमेटली इसमें भी हमें परसेंटेज यील्ड के बारे में जानना है भाई। तो फिर से एक बार देख लो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। PCl5 का रिएक्शन कराया आपने वाटर से, फास्फोरिक एसिड और HCl बना, बैलेंस इक्वेशन आपको दिया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो PCl5 + 4H2O प्रोड्यूसेस फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl, HCl5 मोल बनेगा। अब कहा कि 0.4 मोल आप क्या लो PCl5 और 1.8 मोल क्या लो वाटर, और रिएक्शन करा दो। रिएक्शन कराने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl। तो पहले तो ये बताइए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर ये बताइए कि HCl कितना बनेगा और फॉस्फोरिक एसिड कितना बनेगा, मास बताना है। और ये भी कहा कि अगर हमने एक्चुअली में फाइंड किया तो हमें 65.7 ग्राम मिला HCl, तो आप इनका परसेंटेज यील्ड बताइए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा क्या, कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के बाद वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वहां से आपको मोल मिल जाएगा और इनके मास से हम कन्वर्ट कर लेंगे उनको किस में, अमाउंट में। देखिए सोल्यूशन ये है कि 1 मोल नीड 4 मोल्स ऑफ वाटर, तो 0.4 है और ये 1.8 है। तो अब आप देखिए, हमें पता करना है क्या, ये कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने आपको, मोल माइनस स्टोइचियोमेट्री माइनस x, तो 0.4 माइनस x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0.40 आ गई। यहाँ देखिए 1.8 माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1.8, और x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.45 आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि 2x फाइंड करना है बच्चों, और उसमें जो कम होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखिए ये आपके पास है 0.40, ये क्या बना, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या है 1.8/4, तो 0.45, ये क्या बना आपका एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा बच्चे, x, और ये जो बनेगा 5x बताया था मैंने आपको। तो मास ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड, तो देखिए आपका जो x है वो 0.4 है, तो मोल्स ऑफ HCl आपको मिलेगा 0.4, सॉरी मोल्स ऑफ HCl मिलेगा 0.4 × 5, क्योंकि देखिए 5x है, तो ये आ गया बच्चे 2 मोल्स। अगर इन टर्म्स ऑफ मोल देखें, चूंकि आपको मास बोला गया है, तो मास के टर्म में आप क्या करोगे, जो मोलर मास है इनका उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज आपको मिलेगा 73 ग्राम्स। तो देखिए HCl जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 73 ग्राम्स। व्हाट अबाउट फॉस्फोरिक एसिड, तो 0.4 मोल है ही, इसका मोलर मास क्या होता है 98, इसका मोलर मास क्या होता है बच्चों 98। तो यहाँ से मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड भी आपको मिल जाएगा, नहीं देखिए दोनों मिल गया हमें। तो मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 0.4 39.2 ग्राम आपको मिल गया। अब आपसे कहा था परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए, तो देखो थ्योरेटिकली आपको 73 ग्राम मिल रहा था HCl, और प्रैक्टिकली जब आपने एक्चुअल यील्ड देखा था तो 65.7 था। आप इसको सॉल्व करिए तो 90%, इसका मतलब परसेंटेज यील्ड आपका हो गया 90%, 90%। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे बच्चों।
कि कितना अमाउंट आप लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, और फिर आप ये पता करोगे कि परसेंटेज यील्ड कैसे आप फाइंड करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज यील्ड पे। कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl। इक्वेशन है बच्चों, KClO3 प्रोड्यूसेस KCl एंड O2, ठीक है। इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 100% एंड 40%। दो केसेस में आपको बताना है कि अगर आपका यील्ड जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100% है और एक सेकेंड में 40% है, तो मास ऑफ KCl3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम ऑफ KCl। अगर आप KCl इतना प्रोड्यूस करना चाहते हो तो KCl का मास बताइए। अगर आपका परसेंटेज यील्ड 100% है पहले केस में और दूसरे केस में 40% है, तो इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 100% एंड 40%, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? देखिए पहला तो बहुत आसान है, करना क्या है, देखिए KClO3 2 KCl प्लस 3 O2, तो आपको जो परसेंटेज यील्ड 100% में क्या मिलेगा, 2 मोल अगर आप लेते हो तो एक का मोलर मास होता है 122.5 ग्राम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 122.5 ग्राम, ये आ गया 240 ग्राम, और ये जो बनेगा वो 2 मोल बनेगा, तो 2 इंटू 74.5 दैट इज 149 ग्राम्स बन गया बच्चे, ठीक है। तो 249 ग्राम और ये जो आप देख रहे हैं 149 ग्राम, तो 149 ग्राम में आपको 244 ग्राम मिल रहा है KClO3। अगर आपको KCl का वेट फाइंड करना है तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा भाई, 245 अपॉन 149, इसीलिए इतना में कितना मिलेगा, तो 2 इंटू 1.49 कर दीजिए, तो 2.45 ग्राम्स आपको मिल जाएगा क्या, KClO3। तो अगर आप 100% यील्ड में चाहते हो क्या 1.49 ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूस करना, तो आपको 2.45 ग्राम लेना पड़ेगा क्या, KClO3। नहीं, दैट मीन्स कि अगर आप 2.45 ग्राम KClO3 को हीट करते हो तो आपको कितना, देख लीजिए 1.49 ग्राम ऑफ KCl मिलेगा अगर परसेंटेज यील्ड आपका 100% है तो। लेकिन अगर 40% है तो, मान लिया अगर 40% आया तो परसेंटेज 40% है, तो इसको ऐसे निकाल लीजिए 40 अपॉन 100 इंटू 1.49, यहाँ से x पता कर लेते हैं, तो इतना ग्राम आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अब देखिए इतना ग्राम आपको चाहिए 40% में, तो अगर आप मास ऑफ KCl3 रिक्वायर्ड अगर पूछे तो 245 जो आपका KClO का वेट है अपॉन 149 जो KCl प्रोड्यूस करना है, तो इतना के लिए क्या करोगे, इनटू दैट मीन्स कि अब आपको 40%, अगर आप 40% यील्ड है तो आपको अमाउंट बढ़ाना होगा, और ये अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा 6.125 ग्राम। तो 6.125 ग्राम अगर आप लेते हो क्या KClO3 और उसको हीट करते हो तो 1.49 ग्राम आपको KCl मिलेगा। कब, अगर ये 40% इम्प्योर 40% यील्ड दिया तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों, ये था ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड, जो कि इस मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए अब इस पे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पॉइंट नंबर टू नंबर ऑफ एटम्स, पॉइंट नंबर थ्री नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पॉइंट नंबर फोर number of electrons, point number 5 number of protons, in
88 grams of CO2। तो अब देखिए आपसे पूछा गया कैलकुलेट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर बच्चों आपको 88 ग्राम ऑफ CO2 दिया जाए और कहा जाए कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करिए, नंबर ऑफ एटम फाइंड करिए, नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो कैसे करोगे इसको? कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, बताइए। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, सिंपल है। आप क्या करो बच्चे, सबसे पहले मोल्स फाइंड करो, मोल्स ऑफ CO2। तो क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 88 और मोलर मास कितना होता है 44। तो आपको मिला मोल्स, 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। चूंकि CO2 मॉलिक्यूल है, चूंकि CO2 मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, आप जानते हो मोल्स इनटू एवोगाड्रो, दैट इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये आ गया 12.044 इंटू 10 का पावर 23, या इसको 2Na भी लिख सकते हो आप। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। क्योंकि 88 ग्राम में आपने पता क्या मोल 2 आया, और एक मोल में एक एवोगाड्रो होता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल मिला। अब आपसे कहा गया नहीं नंबर ऑफ एटम्स भी बताओ इसी 44 ग्राम ऑफ CO2 में। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखिए in one CO2 we have 3 atoms, that is 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen। तो एक CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो into 2 into 3, तो 2Na को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो दैट मीन्स के 6Na आपको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम पूछे तो आप 6Na लिखना, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो आप 2Na लिखना। अब आइए बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक CO2 में बॉन्ड कितने होते हैं। जैसा कि आप जानते हो CO2 एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आप बता करिए कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4 बॉन्ड्स है बच्चों। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इसमें 88 ग्राम में, तो आप पता करो 88 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 एवोगाड्रो। तो और एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितने हैं 4, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए बच्चे 8Na। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें आएगा दैट विल बी 8Na, 8 एवोगाड्रो बॉन्ड आपको मिलेंगे अगर आपके पास 88 ग्राम ऑफ CO2 है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। बताइए फोर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया आपसे, नहीं फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है बच्चे। तो आप कैसे पता करो कितना इलेक्ट्रॉन है और किसमें 88 ग्राम में। तो ऐसा करते हैं CO2 में पता करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन से पूछे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कहेगा हमारे पास 6 है। एक ऑक्सीजन बोलेगा हमारे पास 8 है, दूसरा भी 8, तो 16 + 6 कितना हो गया भाई 22 इलेक्ट्रॉन्स। 22 इलेक्ट्रॉन्स एक CO2 में है। और ऐसे CO2 आपके पास 88 ग्राम में कितने हैं, 2 एवोगाड्रो हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों 22 into 2Na that is 44Na। 44 एवोगाड्रो इलेक्ट्रॉन है आपके पास
अगर आपने 88 ग्राम ऑफ CO2 लिया है तो। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए व्हाट अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या सेम होती हैं। अगर आपके पास न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चे? 44 Na, क्योंकि CO2 आपका न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं बच्चों, तो आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे कहा गया कि हमारे पास है 54 ग्राम। कैलकुलेट, ऐसे लिख लीजिए पहले, कैलकुलेट पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ आयंस। Point number 2, number of electrons. Point number 3, number of protons. Fourth, total charge in coulomb. कहाँ? तो इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन। अगर आपके पास 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, और टोटल चार्ज इन कूलम आपको बताना है। कहाँ? 54 ग्राम ऑफ Al3+ में। तो हाउ वुड यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बताइए बच्चे कैसे अटेम्प्ट लोगे आप इस क्वेश्चन को? तो अगेन आपको पहले क्या निकालना होगा? मोल्स। नहीं तो आप मोल्स फाइंड करोगे बच्चे। कैसे फाइंड करेंगे मोल्स? देखिए मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट होगा। तो गिवन वेट आपके पास है 54 और एटॉमिक वेट होता है 27। एज वी नो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। तो जस्ट देख लीजिए ये अगेन आपके पास क्या आ गया? 2 मोल्स। ठीक है, तो अब पहला है नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना। तो नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा? 2 इंटू एवोगैड्रो दैट इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये इसको आप 2Na भी लिख सकते हो। तो इफ यू हैव 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन 2 एवोगैड्रो होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन पता करना है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो एल्युमिनियम एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। और 13 से आपने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो एक एल्युमिनियम आयन के पास मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं आप? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता करना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे बच्चे? हम लोग क्या करेंगे? 2Na इंटू 10 करेंगे, मतलब 20Na। आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में, दैट विल बी 20Na। गेटिंग और नॉट? अब आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होता है उसको तो आप निकाल नहीं सकते हो चार्ज के लिए, तो प्रोटॉन आपका 13 ही होगा। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने के लिए 13 इंटू 2Na दैट इज आपको मिलेगा 26Na। गेटिंग और नॉट? और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वन, चार्ज। तो देखो बच्चों एक Al3+ होता, अगर 1 मोल होता तो आपको चार्ज कितना मिलता है बता चुका हूं मैं। कितना? 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम और इंटू कितना?
6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये एक के लिए हुआ तो 3 पॉजिटिव है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। और इसको, इस टर्म को हमने कहा था कि आप 96500 कूलम लिखना। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल के लिए आपको 3 फैराडे चाहिए, मतलब 3 इंटू 96500, और चूंकि आपके पास 2 मोल है तो इंटू 2 कर देंगे। तो आपका आंसर होगा बच्चे 6 इंटू 96500। योर आंसर विल बी 96500 कूलम में, या इसी को आप लिख सकते हो 6 फैराडे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, देखो हमने डिस्कस किया परसेंटेज यील्ड, है ना। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो बताया था एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज यील्ड। नहीं, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि देखो एक जो आपको वेट मिला करेगा वो बैलेंस इक्वेशन से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। और फिर कहा जाएगा नहीं आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपको इतना ग्राम मिला, तो वो कहलाएगा आपका एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज यील्ड। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो ये आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। आप इसको बार बार रिवाइज करिए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप एक बार क्या करना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए और उनको लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि आप देखोगे आईआईटी मेंस हो या फिर नीट हो, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम होते हैं। नहीं, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जिस तरह से कोटा में पढ़ाया जाता है वैसा करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली के बच्चे होते हैं वो स्मार्ट बच्चे होते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और उनको और सारा भी काम करना होता है भाई। ठीक है, तो आप इसको रिकॉल कर लेना बच्चों, सारे को शॉर्ट नोट बना लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। गुड लक।